हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने जा रहा हूं। पहला है रोटेशन फार्मूला और दूसरा है कॉम्प्लेक्स लोब। ठीक है, और इन दोनों का ज्योमेट्री में बहुत यूज है और कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है आज मैं क्वेश्चंस भी तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो रोटेशन फार्मूले में क्या होता है, रोटेशन फार्मूले में दो पॉइंट्स दिए रहते हैं, जैसे Z1 और Z2 यहां पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और किसी एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करना होता है। जैसे देखो मैं रोटेट करते हुए दिखा देता हूं। जैसे देखो मैं अगर Z1 को फिक्स करके Z2 को रोटेट करूंगा तो ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हो ना, ये Z2 को ये ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात तुम्हें? तो अगर जो है हमें जो है हमारे सामने दो पॉइंट्स हों Z1 Z2 और किसी एक को फिक्स करके किसी दूसरे को ऐसे रोटेट करना हो, लाइन सेगमेंट को ऐसे रोटेट करना हो। ठीक है, और मैंने यहां पे समझाने के लिए जो है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज में दिखा दिया है, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो कि क्लॉकवाइज में। जब वैसे तुम्हें बता दे रहा हूं, अल्फा जब पॉजिटिव ले लेते हैं, बाद में जो फार्मूला डेवलप होने वाला है वहां पे अल्फा जब पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता रहता है, या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होता रहता है तो अल्फा को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा होता है तो अल्फा को हम नेगेटिव में लेते हैं। बस इतना सा अंतर और कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जिस तरह से डायग्राम दिखाया है इससे हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर ये रोटेशन फार्मूला आता क्या है, क्या कैसे आता है, और फिर क्वेश्चन में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब करके पूरा प्रैक्टिकल करके आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो बड़े आराम से चलना है आज हम लोगों को। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है ना। चलो देखो Z1 Z2 दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अल्फा एंगल दिया हुआ है, मतलब अल्फा एंगल पे हमें ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो क्या ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा? ये भाई रोटेशन हो रहा है, रोटेशन फार्मूले का रोटेशन हो रहा है भाई, रोटेशन फार्मूला समझने के लिए रोटेशन हो रहा है। तो किस लिए रोटेशन हो रहा है? क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट अगर तुम निकाल लोगे, जिस फार्मूले से निकालते हो ना उसी फार्मूले को रोटेशन फार्मूला कहते हैं। तो हमें ये Z3 निकालना है बच्चों। हमारा असली एम ये है, असली उद्देश्य हमारा क्या है कि हमें Z1 Z2 और अल्फा का यूज करके हमें Z3 निकालना है। अगर तुम Z3 निकालने में सफल हो जाओ तो रोटेशन फार्मूला तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहूं तो रोटेशन फार्मूला लिखवा करके तुम्हें याद करा दूं या ऐसा कुछ, मगर उसमें मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होते हैं ना तो वहां पर खुद से कुछ डेवलप करने की ताकत अगर होती है, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है, खुद से डेवलप हर चीज करके देख चुके हो, तो जो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ना तो वहां पर कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाती है खुद से कुछ और डेवलप करने के लिए, तो वहां पर काम आ जाता है ये सब चीजें जो आप लोग बेसिक में हर चीज जाके देखते हो। तो अब देखो Z3 पॉइंट निकालना है। देखो Z1 Z2 दिया हुआ था, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो पक्की बात है अगर Z1 Z2 और अल्फा फिक्स है तो Z3 भी फिक्स होगा और Z3 को Z1 Z2 अल्फा के फॉर्म में निकाला जा सकता है। तो बस अब यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे ना, ये डायग्राम थोड़ा दूर बना हुआ ना, ओरिजिन बेचारा यहां पर और ये डायग्राम इतना दूर, चलो इसको ओरिजिन पर पकड़ के लाते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ना यहां पर ओरिजिन हो जाए, या और इसको चाहे तो यहां शिफ्ट कर दो, चाहे इस पूरे सिस्टम को उठा के यहां पे ले आओ, ऐसा ले आओ कि ये जो Z1 पॉइंट दिख रहा है ना यहां पर ओरिजिन आ जाए। तो जब इसको ऐसे ले आओगे ना तो जो है ये पूरा सिस्टम ऐसे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है ये पॉइंट क्या बन जाएगा, गेस कर सकते हो? ये Z2 माइनस Z1। जब कभी आपको ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करनी हो, किसी पॉइंट पर ओरिजिन को लाना है ना, या उस पॉइंट को ओरिजिन पर ले जाना है, तो उसी पॉइंट को माइनस कर दो सब जगह से, तो Z2 माइनस Z1 ये पॉइंट आ गया। और ऐसे ही Z3 माइनस Z1 जब करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा देता हूं, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहां पर। तो हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को ओरिजिन पर पकड़ के ले आ रहे हैं। ठीक है, वहां एनालिसिस करने में दिक्कत होती है, यहां एनालिसिस करने में आसान है। ठीक है, तो हमने टारगेट किया Z1 को, Z1 तुम ओरिजिन पर आ जाओ। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1। अब इसको मैं तुम्हें समझा भी सकता हूं एक और तरीके से बच्चों। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हों, एक यहां पर एक यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया, इसको सही से कर दूं ये ऐसे। ठीक है, देखो जैसे यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए 2 + 5i। ठीक है, हाँ ये Z1 है। ठीक है, और
ये वाला जो पॉइंट है ये Z2 है, ये है मान लीजिए 3 + 6i, लेट सपोज दैट, ऐसे ही मैं मान ले रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो Z1 पॉइंट है ना ये ओरिजिन पर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, Z2 - Z1 कर लेंगे। तो Z2 - Z1 करोगे तो 1 + i आ जाएगा, ठीक है, तो 1 + i आ जाएगा, ठीक है। तो ये वास्तव में यहां पर आने वाला एक पॉइंट है, ये Z2 - Z1 यहां पर होगा 1 + i। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब कभी हम जो है किसी पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को जब माइनस करते हैं, तो जिस पॉइंट को माइनस कर रहे होते हैं उस पॉइंट पर या तो ओरिजिन आ रहा होता है, या तो पूरा सिस्टम में वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन पर शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये 1 + i, अब यहां ये मत कहना 1 + i यहां पर है, 1 + i वास्तव में 1,1 एक पॉइंट है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी आपको ऐसे पूरे सिस्टम को जब शिफ्ट करना होता है ना, तो जिस पॉइंट को तुम टारगेट करते हो कि वो पॉइंट ओरिजिन बन जाए या ओरिजिन वहां पर शिफ्ट हो जाए, तो जो है अब तुम इसको दोनों बातों को एक ही जगह समझना। इस पॉइंट को ओरिजिन पर ले आ रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को ऐसा ले आ रहे हैं Z1 ओरिजिन पर आ जाए, या हम चाहते हैं कि ओरिजिन यहां पर आ जाए, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। मैं वहां चला जाऊं या वो यहां चला आए, तो हम दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक ही मूवमेंट है, ठीक है, समझा। जैसे ये है ना, ये यहां चला जाए या ये यहां चला जाए, तो ये जो दोनों मेरी जो उंगलियां हैं ना, ये यहां चला है या ये यहां चला है, तो दोनों ये मूवमेंट सेम है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे सिस्टम को यहां पर ले आ रहा हूं, या तो ओरिजिन को यहां पर ले आऊं या Z1 को ओरिजिन पर ले जाऊं, ठीक है। तो फिलहाल Z2 - Z1 यहां पे आ गया, Z3 - Z1 यहां पर आ गया। अब हम, और हमें पता ही है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये अल्फा ही है, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमने Z बराबर mod Z e⁻i⁻ लिखना सीखा था ना। मैंने तुम लोगों को बताया था Z बराबर, मैंने तुम लोग को पहले जो इसके पहले लेक्चर हुआ था उसमें r × e⁻i⁻ मैंने आप लोगों को बताया था। Z को r × e⁻i⁻ लिख सकते हैं, और r वास्तव में mod Z ही होता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और ये mod Z है और ये थीटा, और ये तो mod Z होगा ही, ठीक है। तो Z बराबर, और इसको R भी कहते हैं, ठीक है, Z बराबर R × e⁻i⁻ भी लिख सकते हो, या mod Z × e⁻i⁻ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही काम हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूं। अब देखो मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, Z2 - Z1 बराबर mod Z2 - Z1 e⁻i। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एंगल को कुछ मान ले रहा हूं, और इसको मैं θ1 मान ले रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं θ1 मान ले रहा हूं, और इसको मैं θ2 मान ले रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात, छोटा छोटा दिख रहा है ना सबको। हाँ, तो Z2 - Z1 को हम Z2 - Z1 mod और e⁻i⁻1 हम ऐसे लिख सकते हैं। θ1 उसका आर्ग्यूमेंट है, और mod Z2 - Z1 यहां से यहां तक की लेंथ है, ठीक है। और ऐसे ही Z3 - Z1 को हम लोग लिख सकते, इसको ऊपर लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है बताता हूं ना तुम्हें। Z3 - Z1 e⁻i⁻2, ठीक है। ये दोनों जो मैंने लिखा, ये सही लिखा ना, देखो ध्यान से। Z3 - Z1 को मैंने क्या लिखा, mod Z3 - Z1, mod के अंदर Z3 - Z1 e⁻i⁻2, ये θ2 एंगल है। और Z2 - Z1 बराबर mod Z2 - Z1 e⁻i⁻1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अब डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, देखो जादू होगा। Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 बराबर mod Z3 - Z1 अपॉन mod, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं ना ऐसे, और नीचे mod Z2 - Z1, गेस कर सकते हो क्या आने वाला उधर, इधर e⁻i के साथ क्या आएगा बोलो। जब डिवाइड करोगे तो θ2 - θ1, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा था ना, ताकि जब डिवाइड करें तो ऊपर अच्छे समझ में आए। तो ये अल्फा हो जाएगा, कैसे, θ2 - θ1 हो जाएगा ना, θ2 - θ1, θ2 - θ1 कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो आपने ये जो काम किया रोटेशन वाला, आपने इसमें पहले इस पूरे सिस्टम को ऐसे ओरिजिन के पास, ओरिजिन पर ले आए,
Z1 को ओरिजिन पर ले आए, Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 करके, Z3 माइनस Z1 को मॉड Z3 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2 लिखा, मान लिया थीटा 2 है ना, कुछ तो होगा ही, Z3 है ना भाई, थीटा 2 की कुछ तो वैल्यू होगी, हमने मान लिया थीटा 2 है ये बस। Z2 माइनस Z1 को मॉड Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई थीटा 1, बस हमने डिवाइड किया और थीटा 2 थीटा 1 दोनों गायब ही होने वाले हैं यार, मानने में क्या बुराई है, मान लो, हमें बीच का एंगल पता है और क्या मतलब है, और ठीक है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला डेवलप हो गया और यही फार्मूला मेन रोटेशन फार्मूला है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें और कर सकते हैं, देखो इसमें मैं थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर दे रहा हूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई अल्फा। ऐसे याद करने में तुम्हें आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान दो। देखो इसमें Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1, जो Z3 माइनस Z1 लिख रहे हो ना उसी के नीचे उसका मॉड, ऐसे याद करने में तुम्हें आसानी होगी, ठीक है। बराबर Z2 माइनस Z1 अपॉन उसी का मॉड नीचे और ई टू द पावर आई अल्फा। समझ में आ रही बात? अच्छा चलो ठीक है। अब एक बात ये बताओ कि ये जो मेन रोटेशन फार्मूला, इसको मैं अगले पेज पे ले रहा हूं, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसको मैं अगले पेज में ले रहा हूं, ठीक है। देखो इसमें जो है इसको इधर कर दूं, देखो अगर ये हमारा फार्मूला है मेन रोटेशन फार्मूला, तो अगर मैं मान लो स्क्वायर में कुछ ऐसा कर रहा हूं, या अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दे रहा हूं, इफ Z3 माइनस Z1, देखो जो रोटेशन होता है ना, अक्सर क्या होता है ना, ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं। अगर ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, ये Z1 है, ये Z2 है, और ये क्या दिया हुआ है Z3, मतलब ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं, तो Z3 माइनस Z1 का मॉड जो है वो Z2 माइनस Z1 के मॉड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Z2 माइनस Z1 मॉड के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो ये दोनों लेंथ बराबर है, तो रोटेट करने के बाद इसको और लंबा चौड़ा नहीं किया जा, मतलब और लंबी लाइन नहीं की जा रही है, लाइन सेगमेंट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि रोटेट करने के बाद इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है और लंबी हो जाती है, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं, तो ये जो फार्मूला है ना, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई अल्फा, और ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला देख रहे हो, ये फार्मूला ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, Z3 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई अल्फा, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होती हैं, ठीक है भाई। रोटेट करके फिर लंबा इस लाइन सेगमेंट को कौन और लंबा करेगा, ऐसा तो कम ही केसेस में होगा, मगर होता है वो भी, और उसका भी क्वेश्चन हमें आज करना है, ठीक है। तो जब ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो ये दोनों कट जाता है अगर ये दोनों लेंथ्स आपस में बराबर है। वैसे मेन फार्मूला तो ये, इसे तुम्हें ध्यान रख करके रखना है, ठीक है। और ये तो भाई Z3 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई अल्फा। और इसे याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं। देखो Z1 पता था, Z2 पता था, और ये एंगल अल्फा पता था, और हमें Z3 निकालना था। तो देखो रोटेशन हुआ इससे, और क्या मिला फाइनली, ये ध्यान दो, मैंने 2 एरो लगा दिया है ना, जो फाइनली मिला हमें। तो Z3 माइनस Z1 मिला किसके रोटेशन से, Z2 माइनस Z1 के रोटेशन से मिला, किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे, ठीक है। तो क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, याद कर सकते हो, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला। अगर ये तुम याद कर लो तो फिर रोटेशन फार्मूले में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। रोटेशन फार्मूले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो इसे कैसे याद करना है, क्या मिला, किससे मिला, किसके रोटेशन से मिला, क्या मिला, किसके रोटेशन से मिला, और किस एंगल पे मिला। अगर तुम ये याद कर लो ना बच्चों, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, याद करो, बोलो, शर्मा रहे हो क्या, अगल बगल वाले सुन लेंगे। क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, बोलो, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, ठीक है। अगर तुम इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखो तो तुम्हें फार्मूला यूज करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो देखो बच्चों, मैंने इस चीज को इस तरह से लिख करके पहले ही से रखा था, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो है फार्मूला, ये तो मेन फार्मूला था ही हमारा, ठीक है। और ये देखो Z2 माइनस Z1, ये मैंने पहले से ही, ये 2 पेज पहले से लिख दिया था, मैंने इसको दोबारा से लिख दिया है पूरा, और ये 2 पेज मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला आया था, अगर ये दोनों बराबर है तो ठीक है, ये ऐसा है तो क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, ठीक है। और एंटी क्लॉक में अल्फा जो है पॉजिटिव लेना है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, और नेगेटिव लेना है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेशन हो रहा है, ठीक है। याद रखोगे ना, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल, मतलब पॉजिटिव लेना है अल्फा की वैल्यू, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है, बस इतना सा ध्यान रखो और आगे क्वेश्चन में मस्त हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट सी एंड डी इन द गिवन स्क्वायर। इस स्क्वायर में सी और डी 2 पॉइंट्स निकालने हैं आपको, कैसे निकालोगे सोचो। और अब मैं इसको तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करके दिखाता हूं। है तो ये रियल वर्ड की प्रॉब्लम, इसमें कहीं पे तो ये दिया नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। 5,3 दिया हुआ है, 1,4, 5 + 3 तो दिया नहीं हुआ है, 1 + 4 तो दिया नहीं हुआ है भाई। आपको सिंपली एक स्क्वायर दिया हुआ और कहा जा रहा पॉइंट सी और डी निकालो। तो पॉइंट सी और डी निकालने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा ना, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, बी को फिक्स करके मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो सी आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैं बी को फिक्स करके मैं पॉइंट ए को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करूंगा तो सी मिल जाएगा, ठीक है। एक काम तो मैं ये करने वाला हूं, और एक काम मैं ये करने वाला हूं कि ए को फिक्स करके मैं बी को रोटेट करूंगा, और ये क्लॉकवाइज। देखो अगर मैं ए को फिक्स करके अगर मैं बी को रोटेट करूंगा इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं पॉइंट डी को दिखाऊंगा क्लॉकवाइज रोटेशन से कैसे निकालना है, और पॉइंट सी को दिखाऊंगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके कैसे निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से सोच पा रहे हो ना, वेरी गुड, ग्रेट। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम पॉइंट सी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये और ये, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि बी को फिक्स करके हमें रोटेट करना है। ये ऐसे कितना एंगल पर रोटेट करना है बच्चों, π/2 एंगल पे। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। तो चलो इसमें बताओ क्या मिला, ZC माइनस ZB मिला, ठीक है। और सुनो, जब Z में आ रहा है ना, तो ये यहां पे ZA बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 3i। अब 5,3 को 5 + 3i हमने सोच लिया कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना हुआ डायग्राम है। पॉइंट C x + iy के फॉर्म में आएगा, i को हटा देंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट में होता है हमारा, है ना, रियल वर्ल्ड में। तो यहां पर देखो, जब इस तरह से लिखा है तो कार्टेशियन फॉर्म है ही है। जब इस पॉइंट को 5 + 3i लिख दिया जाए तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स में चला गया। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फायदा लेकर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट का फायदा लेकर के हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ZC माइनस ZB, ठीक है, ZC माइनस ZB मिला, किसके रोटेशन से मिला, ZA माइनस ZB के रोटेशन से मिला। किसके रोटेशन से, ZA माइनस ZB के रोटेशन से मिला, ठीक है। किस एंगल पे, π/2 एंगल पे, ठीक है। e⁻i के अंदर लिखना है, i के अंदर, i के साथ लिखना है, ठीक है, अंदर नहीं, i के साथ, e⁻i थीटा की जगह π/2। तो ये फार्मूला समझ में आ रहा है, मेन यही फार्मूला लगाना सीखना। इसके बाद तो फॉर्मेलिटी बचेगी यार, उसके बाद तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा डायग्राम में भी, अगले क्वेश्चंस में तुम सीधा समझ लोगे, अरे सर ये तो तुरंत हो जाएगा। मगर पहला क्वेश्चन है तो इसको मुझे एक एक चीज इसमें बता करके सॉल्व करा के आंसर निकाल के दिखाना है, ठीक है। अच्छा चलो, ZC माइनस ZB, तो ZC माइनस ZB क्या है, 1 + 4i। ZA क्या है, ZA है 5 + 3i, ध्यान दो। अच्छा, ZB क्या है, 1 + 4i, अच्छी बात। अब इसके बाद e⁻i π/2, ठीक है। अच्छा, e⁻i π/2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, cos π/2 + i sin π/2 ना भाई। देखो ये जो लिखा हुआ ये e⁻i π/2 i ही होता है। कैसे, cos π/2 + i sin π/2,
बराबर आई। ये समझ में आ रही बात? अरे भाई e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला भूल गए तुम लोग? कितना जल्दी भूलते हो यार तुम लोग। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, तो e टू द पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। बस यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग बड़े आसानी से इसको हम लोग आई कर देंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, इतना तो समझ में आ ही गया है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो चलो ये जो है e टू द पावर आई पाई बाई 2 की वैल्यू आई होती है, और अब हम इसमें जब यूज करेंगे तो देखो क्या आता है। देखो ये आएगा ZC माइनस 1 प्लस 4i बराबर 4 माइनस आई इंटू आई, और ZC माइनस कितना जाएगा 1 प्लस 4i इज इक्वल टू ये 4i प्लस 1, ठीक है। और ZC की वैल्यू कितनी जाएगी, इसको उधर ले जाओ, कितना जा रहा है 2 प्लस 8i आ रहा है क्या, 2 प्लस 8i, ठीक है। तो ZC बराबर 2 प्लस 8i आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 प्लस 8i, ये 2,8 हो जाएगा। और सुनो, इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, रुक जाओ। ये नहीं, तुम कहोगे सर ये 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये कैसे हो गया। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दूँ। अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, रुको, इस पूरे सिस्टम को ही मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पूरे को ले रहा हूँ और इसको नीचे कर रहा हूँ, और थोड़ा रोटेट करके मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और ये ऐसे। तो बच्चों ये C पॉइंट हमें मिल गया, ZC माइनस ZB बराबर ZA माइनस ZB e टू द पावर आई पाई बाई 2 वाला जो फार्मूला है, इसको यूज करने के बाद हमें पॉइंट C मिल गया। और वैसे भी देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट वाले तरीके से सॉल्व करूं, स्लोप वाले तरीके से और डिस्टेंस फार्मूले से, एकदम सही बैठेगा। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √17 ये लेंथ है। और तुम ये लेंथ निकालो, ये भी √17 ही है, ठीक है। वो फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर √ लगा के, है ना। तो वो देखो दोनों लेंथ बराबर आ रही है, और इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, m1 m2 और -1। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, m1 m2 बराबर -1 आ जाएगा। मतलब एकदम सही आंसर है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके एकदम सही आंसर निकाल लिया, पॉइंट C, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो फिलहाल अब पॉइंट D निकालना है, तो ये काम तो हो गया हमारा। अब पॉइंट D कैसे निकालेंगे? अब पॉइंट D निकालने के लिए देखो, अब पॉइंट D निकालने के लिए मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं अब क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं और ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट D निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है इधर ले आ रहा हूं, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, ये फाइनली मिल रहा है हमें, और इसके रोटेशन के बाद मिल रहा है, ठीक है। और हमने किस एंगल पे रोटेट किया, π/2 एंगल पे, ठीक है। और अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। क्या मिला भाई, देखो ऐसे हो रहा है ना, देखो ध्यान से, ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ये अब देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, देखो ZD माइनस ZA मिला, ठीक है। क्या मिला, ZD माइनस ZA मिला, जो मिला उस पर डबल एरो लगा हुआ है, ठीक है। ZD माइनस ZA, और ये जो A पॉइंट फिक्स है ना, मैं इसको अब मैं चाहूं तो C पॉइंट को फिक्स करके मैं ऐसे भी कर सकता था, पॉइंट D निकल आता, पर एक ही एग्जांपल में एक एंटी क्लॉकवाइज वाला हो जाए काम और एक क्लॉकवाइज वाला काम हो जाए, ठीक है। दोनों का काम हो जाए, हम दोनों चीजें समझ लें, है ना। एंटी क्लॉकवाइज समझ चुके हैं, अब क्लॉकवाइज में भी देख लेते हैं। तो ZD माइनस ZA मिला किसके रोटेशन से, ZB माइनस ZA के रोटेशन से मिला, और किस एंगल पर, -π/2। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज में हमें जो है क्लॉकवाइज जब रोटेशन हो रहा होता है तो हमें माइनस में एंगल लेना होता है, इसलिए माइनस मिल लिया, ठीक है। अच्छा, ZD माइनस ZA कितना है, ZA 5 + 3i, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है। ZB माइनस ZA तो 1 + 4i, और यहां पर हो जाएगा -5 + 3i, ठीक है। और इसकी वैल्यू -i, ध्यान दो ये -i कैसे आ गया, अरे cos -π/2 प्लस i sin -π/2, तो sin -π/2 कितना होता है, -1, ठीक है। चलो अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं,
5 प्लस 3i, ठीक है, और 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है, और उधर कितना आ रहा है 4 माइनस 3 प्लस आई, और उधर माइनस आई, ये कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4i प्लस 1 आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, हाँ माइनस आई स्क्वायर तो प्लस 1 हो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा चलो 4i प्लस 1 वहाँ पे भी आया था और 4i प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, वेरी गुड ग्रेट, ठीक है, तो 4i और माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ZD बराबर कितना हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो 5 और वो 6 प्लस 7i, 6 प्लस 7i, तो ये पॉइंट जो है 6,7 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट 6,7 हो गया, और ये हमने 6 प्लस 7i के फॉर्म में आया, पर मैंने i को गायब कर दिया, 6,7 कर दिया। तो अब देखो इस लेंथ को अगर तुम निकालो कितना आएगा, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये √17, ठीक है, ये लेंथ कितनी आएगी, ऐसे ये भी √17, ठीक है, ये लेंथ √17 है ना, ऐसे √17 और ये भी √17, समझ में आ रही बात बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना होता है, और देख लो कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, सारे जो है लेंथ्स जो है वो √17 है, और इन दोनों का स्लोप्स निकालो, m1 m2 की वैल्यू निकालो, ऐसे इन दोनों को निकालो, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट भी -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि बिना कोऑर्डिनेट का यूज किए हुए हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से कोऑर्डिनेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, और जिस पॉइंट को फिक्स करना होता है उसको माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है, ये याद रहे आप लोगों को, ठीक है। तो क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पर मिला, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों। अब बड़ी बात हो गई तो चलो एक ये भी सॉल्व करें। और बेटा स्क्वायर में ना ये दोनों लेंथ्स बराबर थी, ये सारी लेंथ्स आपस में बराबर थी ना, इसीलिए हम लोगों ने इसके नीचे इसका मॉडुलस नहीं लिखा, क्योंकि जब मॉडुलस डिवाइड करते तो क्या फायदा होता, दोनों कट जाते ना। पर बेटा हमेशा ऐसा नहीं होगा, रेक्टेंगल का भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, फाइंड द पॉइंट सी एंड डी। तो मैं इसमें सिंपली फार्मूला लगा दूंगा, आप लोग खुद उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल दिया हुआ तो जाहिर सी बात है साइड का रेशियो भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना दूर जा रहा है ये थोड़ी ना पता है हमें, तो ए और बी दिया हुआ है और पॉइंट सी और डी निकालना है, और साइड्स का जो रेशियो है BC अपॉन BA बराबर BC अपॉन AB बराबर 4, यहाँ ए भी लिखो चाहे BA कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो साइड्स का जो रेशियो है ना वो 4 दिया हुआ है, और आपको सी और डी निकालना है। तो बच्चों क्या करोगे, देखो यहां पर ये मिला, इसके रोटेशन से मिला, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये और ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने π/2 बना दिया। तो चलो जल्दी से फार्मूला लगाओ, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, जल्दी बताओ। तो मैंने क्या किया, बी पॉइंट को फिक्स करके ए को रोटेट किया और फिर 4 गुना कर दिया, यही हो रहा है और क्या। तो देखो कैसे आपको फार्मूला यूज करना है, ZC माइनस ZB मिला, और इसके नीचे इसका मॉडुलस भी लिख दो, क्योंकि हमें पता है अब ये दोनों लेंथ आपस में बराबर नहीं है ना, तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। ZC माइनस ZB अपॉन मॉड ZC माइनस ZB, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, ठीक है, बराबर कितना, किसके रोटेशन से मिला, ZA माइनस ZB के रोटेशन से, ZA माइनस ZB के रोटेशन से मिला अपॉन ZA माइनस ZB, ठीक है, और e⁻i π/2, समझ में आ रही बात। तो आपको अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो ना तो नीचे उसका मॉडुलस डिवाइड कर दो, क्या मिला ZC माइनस ZB, किसके रोटेशन से, ZA माइनस ZB के रोटेशन, और दोनों के मॉडुलस नीचे नीचे डिवाइड कर दो। बाकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब देखो इसको लिखोगे ZC माइनस ZB बराबर मॉड ZC माइनस ZB अपॉन मॉड ZA माइनस ZB, और यहां पर क्या लिखोगे, ZA माइनस ZB e⁻i π/2, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर है, ये ऊपर है, इस फार्मूले से समझ में आता है, इसीलिए मॉडुलस को नीचे डिवाइड करना आता है, तभी क्लियर होगा तुम्हारा। अब ZC माइनस ZB अपॉन ZA माइनस ZB, भाई ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ बराबर 4, हमें पता है 4, तो ZC माइनस ZB बराबर 4 टाइम्स ऑफ ZA माइनस ZB, और e⁻i π/2 की वैल्यू i होती है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही लिख के काम चला दे रहा हूं, ठीक है। अब तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। वास्तव में हो क्या रहा है ना कि रोटेशन करने के बाद 4 गुना बढ़ाया जा रहा है,
तो किससे मिला, किस एंगल पे मिला, और फिर हमने कितना गुना उससे बढ़ा दिया। ठीक है, उसका भी एक मजा है। ठीक है, मगर तुम ऐसे करके मजा लो, ये नहीं कि तुम इसे याद करके रखना तो पता चला 1/4 होना होगा, तुम 4 करके बैठ जाओगे और जहां 4 आना वहां 1/4 कर दोगे। ये सब मत करना, आप सीधा सीधा ये करना, जो यहाँ पे क्या मिला किससे मिला, ये तो रूल वही रहेगा, बस इसके मॉडल्स को नीचे डिवाइड कर दो, इसके मॉडल्स को नीचे डिवाइड कर दो, उसके बाद तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। जब इसको तुम राइट में करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 4 लिखा कि 1/4 लिखा। फिलहाल यहाँ तो 4 लिखना है। ठीक है, अब तुम सीधा सीधा ZA की वैल्यू रखो, ZB की वैल्यू रखो। जब Z लिखा है तो इसको 3 + 2i लिखना। ठीक है, और इसको 1 + 5i लिखना, और e⁻i⁴/2 को i लिखना। ठीक है, और फिर Z भी पता ही है 1 + 5i, जब उसको उधर ले जाओगे ZC आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही तुम जो है पॉइंट D निकाल सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट D निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये मिला और इसके रोटेशन से मिला, और किस एंगल पे, -π/2। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या फॉर्म लगाएंगे, मैं फॉर्म लगा के दिखा दे रहा हूं ताकि, और तुम लोग ये कर लेना, घर पे कर लेना। ठीक है, हाँ तो क्या मिला, देखो ZD - ZA मिला, और किससे मिला, ZB - ZA से मिला, e⁻i -π/2, और नीचे क्या डिवाइड करोगे, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो यार, सीधा सीधा, क्या दिक्कत है, ZB - ZA। समझ में आ रही बात? तो ZD - ZA मिला, किससे, ZB - ZA से मिला। ठीक है, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो -π/2 एंगल पे, और ठीक है, जब तुम इसको उधर ले जाओगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको पता है, ZD - ZA बराबर mod ZD - ZA अपॉन mod ZB माइनस, इसको ऊपर कर दो, ठीक है, ZA, और यहां पर ZB - ZA और e⁻i × -π/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता ही है क्या है, ZD - ZA का मॉड अपॉन ZB - ZA का मॉड, ये 4 के बराबर है, तो इसको 4 लिख देंगे। तो ZD - ZA बराबर 4 टाइम्स ऑफ ZB - ZA, और इसकी वैल्यू -i के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बस -ZA को उधर कर दो, आसानी से आप ZD की वैल्यू निकाल लोगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने सीखा किस तरीके से हम लोग स्क्वायर में और जो है रेक्टेंगल में यूज करते हैं रोटेशन फार्मूला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो इन दोनों से आप लोगों की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो बड़े आसानी से तुम लोग फार्मूला लगा पाओगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये ट्रायंगल है, अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट सी इन द गिवन इक्विलर ट्रायंगल। ये पॉइंट सी निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप जल्दी से फार्मूला लगा के दिखाओ। फार्मूला क्या लगेगा, ZC - ZA, क्या मिला, ZC - ZA मिला, किसके रोटेशन से, ZB - ZA के रोटेशन से मिला, किस एंगल पर, e⁻i⁵, e⁻i के अंदर एंगल लिखना है। आपने क्या किया यार, इसको ऐसे रोटेट किया ना, ये ऐसे रोटेट होगा, ZC मिल जाएगा ना, तो ZC - ZA मिला, किसके रोटेशन से, ZB - ZA के रोटेशन से मिला, किस एंगल पर, π/3। बस सिंपल, आप यहाँ वैल्यू निकाल लो। चूंकि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर, इसलिए नीचे मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्विलर ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो इक्विलर ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब इसके आगे जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पॉइंट B, C and D of the given square which is made inside the given circle। एक सर्कल में इसका सेंटर 5,7 है, दिख रहा है साफ साफ। एक स्क्वायर बनाया गया और पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B, C और D निकालना है। कैसे निकालोगे तुम लोग, सोचो। देखो बच्चों, एक काम कर सकते हैं हम लोग, फंडा ये यूज कर सकते हैं कि इसको ऐसे रोटेट कर दिया है। कैसे, देखो ए ऐसे, समझ में आ रही बात, देखो ध्यान से, ए ऐसे, पी को फिक्स करके इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग यहां पर डायग्राम अगर पूरा करें तो देखो इस तरीके से, और हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से तुम लोग बोलो क्या मिला, क्या मिला, किसके रोटेशन से मिला। बस ये 2 एरो और 1 एरो लगा दिया, तुम्हें तो अब कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए यार, बड़े आसानी से तुम कर सकते हो। ZB - ZP मिला, ZB - ZP मिला, किसके रोटेशन से मिला, ZA - ZP के रोटेशन से मिला, किस एंगल पे, -π/2। क्यों -π/2 लगा रहे हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल, ऐसे कर दिया, ZB मिल गया। और नीचे मॉड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। जब ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है तो नीचे मॉड डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ZA - ZP वैल्यू आ जाएगी, वो -i के बराबर है, ZP 5 + 7i। ठीक है, ZB की वैल्यू आ जाएगी।
और ऐसे ZC निकल आएगा कैसे, इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये है तो मिडिल पॉइंट वाले रूल से भी ZC आ जाएगा, और बाकी ऐसे रोटेट करके भी निकाल लोगे। और ये निकालना है तो हम भाई इधर से कर सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे। तो बताओ यहां पे कौन सा फॉर्म लगेगा, ZD माइनस ZP मिला, देखो ध्यान से, हम लोग यहां पर एरो लगा देंगे तो ठीक है। ZD माइनस ZP मिला ZA माइनस ZP के रोटेशन से, ZA माइनस ZP के रोटेशन से मिला, ठीक है। ZD माइनस ZP मिला ZA माइनस ZP के रोटेशन से, और e टू द पावर I इंटू π/2, बस हो गया, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं हम लोग तो प्लस π/2 लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बच्चों अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन, एक हेक्सागन दिया हुआ है, ये सब बस एप्लीकेशन है, छोटे छोटे एप्लीकेशन भी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही है, बस रोटेशन का तरीका समझ में आ गया तो अब तुम चाहे जहां पर लगाओ तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, इस पॉइंट को फिक्स करके इसको रोटेट कर दो, कितना एंगल है ये 2π/3 एंगल है, बस बताओ, बोलो तुम लोग बोलो अपनी तरफ से भाई क्या है मिलेगा। ZC माइनस ZB मिला, ठीक है, ZC माइनस ZB मिला, ZA माइनस ZB के रोटेशन से और 2π/3 एंगल पर रोटेट करने पर, ठीक है। चूंकि लेंथ आपस में बराबर है इसलिए मॉडुलस से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ZC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग रोटेशन फार्मूले का यूज करते हैं और कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अलग अलग केसेस में, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं तुम्हें बताता हूं कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और अभी मैं जो रिजल्ट आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा, जितना आसानी से लिखा जाता है इसका यूज करके, तुम लोग भी सरप्राइज हो जाओगे, इतने बड़े बड़े रिजल्ट हम लोग जो है तुरंत लिख देते हैं पहले स्टेप में। देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में ये जान लो कि Z/Z बार को ही कॉम्प्लेक्स स्लोप कहते हैं ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Z एंड ओरिजिन। Z/Z बार इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Z एंड ओरिजिन। और इसमें स्लोप जैसा कुछ नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इससे चूंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उसके एक्सप्रेशंस बहुत आसानी से समझ में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसके नाम में स्लोप पड़ गया, पर इसमें स्लोप जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं इसको पूरे डायग्राम के साथ हर चीज में आज सिखाने वाला हूं तुम्हें। देखो जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ओरिजिन से मिलाया गया, ठीक है। तो Z को हम R इंटू ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं ना भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर हम Z को ऐसा लिख सकते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो यहां पर होगा कि नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, चलो। तो जो है अगर मैं इसे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाऊं तो Z बार यहां पर होगा, सही है। तो अगर Z को हम ऐसा लिख सकते हैं और ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये माइनस थीटा होगा। Z बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z बार बराबर R इंटू ई टू द पावर आई इंटू माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर Z ऊपर है तो उसका कॉन्जुगेट नीचे ही तो होगा भाई, अगर ये R है तो ये भी R होगा, ठीक है। R में तो कोई अंतर पड़ा नहीं, एंगल में अंतर पड़ गया तो भाई ये थीटा ऊपर है तो ये माइनस थीटा होगा, ठीक है। पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही तो एंगल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर Z ऊपर है तो Z बार नीचे होगा, ठीक है। Z ऊपर है, Z बार नीचे है। अगर इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। तुम इसको आर्गुमेंट भी कह सकते हो और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह सकते हो, फिलहाल जिस तरह से डायग्राम दिख रहा हो उसके लिए, ठीक है। तो अगर Z ऊपर है तो Z बार नीचे होगा, इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम Z/Z बार की वैल्यू निकालें तो ध्यान दो R और R कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर i 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो Z/Z बार e टू द पावर i 2 थीटा के बराबर आता है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो Z/Z बार वास्तव में यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है। Z/Z बार वास्तव में एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, ठीक है। Z बराबर ये है तो Z बार बराबर ये होगा, Z/Z बार e टू द पावर i 2 थीटा होगा। और Z/Z बार को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, जिसका कि मॉडुलस 1 होगा। अगर हम देखें तो इसका जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस निकालेंगे अगर, तो अंडर रूट cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, वो 1 के बराबर। तो Z/Z बार का मॉडुलस हमेशा 1 हो जाता है। देखो
इस z का मॉडुलस r है, इस z बार का मॉडुलस r है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो z अपॉन z बार का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका जो एंगल है वो आर्ग्यूमेंट है वो z के आर्ग्यूमेंट का 2 टाइम्स हो जाता है। तो z अपॉन z बार एक पॉइंट मिलेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। z अपॉन z बार एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है 2 थीटा एंगल पे, और इसमें स्लोप जैसा कुछ नहीं है। इसका नाम स्लोप क्यों पड़ा, बस आगे आने वाला है, बस मैं समझाने ही वाला हूं। चलो मैं समझा देता हूं तुम्हें। देखो पहले तो यहां पर मैंने ये लिख दिया, इन फैक्ट z अपॉन z बार इज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड आर्ग्यूमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये रूल लिखना जरूरी था इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो z एक ही लाइन पर ओरिजिन के साथ, ठीक है, अगर तुम देखो ध्यान से, अगर ओरिजिन z1 z2 z3 एक लाइन में आ जाए, ठीक है, तो z1 अपॉन z1 बार यहां पर होगा। ध्यान दो भाई, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो z1 अपॉन z1 बार यहां पर एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके ऐसे लिख दूं, तो z1 अपॉन z1 बार यहां पर एक पॉइंट है। इसी लाइन पर z2 भी है, तो यही तो z2 अपॉन z2 बार भी हो जाएगा। ध्यान दो भाई, अगर जो है z1 ये एक लाइन में है तो z1 अपॉन z1 बार और यही पॉइंट z2 अपॉन z2 बार भी हो जाएगा, और यही पॉइंट z3 अपॉन z3 बार भी हो जाएगा, ठीक है। तो z1 अपॉन z1 बार बराबर z2 अपॉन z2 बार बराबर z3 अपॉन z3 बार हो जाएगा अगर ओरिजिन z1 z2 और z3 कोलिनियर है। तो कितना आसानी से ये आ गया। और चूंकि ये पैरेलल परपेंडिकुलर की चीजों को, मतलब पैरेलल परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशंस हैं उनको बहुत आसानी से डील कर लेता है ये कॉम्प्लेक्स स्लोप, इसीलिए इस चीज का नाम स्लोप, मतलब स्लोप जैसा पड़ गया, कॉम्प्लेक्स स्लोप है ना। नाम में स्लोप है पर स्लोप जैसा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अगर पैरेलल में कुछ हो रहा है तो एक ही पॉइंट की तरफ आ जाते हैं सब। तो अगर कभी मान लो एग्जाम में आ जाए कि z1 अपॉन z1 बार बराबर z2 अपॉन z2 बार बराबर z3 अपॉन z3 बार है, तो तुरंत एक आंसर लगा देना या आंसर की तरफ बढ़ जाना ये मान करके कि ओरिजिन के साथ साथ z1 z2 और z3 ये सब कोलिनियर है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया तुम्हारा जो है कॉम्प्लेक्स स्लोप का पहला फायदा। तो z1 अपॉन z1 बार बराबर z2 अपॉन z2 बार z3 अपॉन z3 बार है। अगर z1 z2 z3 आर कोलिनियर विद ओरिजिन, ओरिजिन भी है, ध्यान रखना इस ओरिजिन के साथ। अगर ओरिजिन के साथ नहीं तो कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मान लो 2 पॉइंट z1 और z2 दिए हुए हैं तो इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालें। इसके पहले तो भाई ओरिजिन के साथ था भाई, इसके पहले मैंने तो तुम्हें बताया ओरिजिन के साथ, ओरिजिन और भाई ये ओरिजिन और z के साथ मिला करके भाई कर रहे थे हम लोग, ठीक है, कि ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। अगर मान लो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन नहीं हो तब क्या होगा। इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो z2 माइनस z1 कर लो और फिर आप इसको क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन पर ले आओ, ठीक है। तो इसको ओरिजिन पर लाने के लिए वही कॉन्सेप्ट z2 माइनस z1 कर दो, ठीक है। तो आपने यहां पर z2 माइनस z1 कर दिया, पूरी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है यहां पर शिफ्ट हो गई, ठीक है, ओरिजिन से पास करते हुए। तो ये z2 माइनस z1 आ गया और z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बार हो गया ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वो क्या है, z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का बार, बस समथिंग अपॉन समथिंग बार, हो गया काम खत्म कॉम्प्लेक्स स्लोप का। और तुम बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z1 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का बार, ये भी लिख सकते हो। अरे भाई इसको क्या लिख सकते हो, z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार लिख सकते हो ना। और इसको क्या लिख सकते हो, z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार लिख सकते हो ना। देखो दोनों बराबर ही तो है। बस ये याद रखिएगा आप लोग कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का वही नीचे यहां पर वही लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट करना है। जो ऊपर लिखा है उसी का कॉन्जुगेट नीचे। अब ऊपर z2 माइनस z1 लिखा हो तो नीचे बार z2 माइनस z1, ठीक है। ऊपर अगर z1 माइनस z2 लिखा होता तो नीचे बार z1 माइनस z2, ठीक है। तो इसमें किस में से किसको घटा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पहले माइनस करके लिख लीजिएगा और उसके नीचे उसे कॉन्जुगेट से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और वो भी क्या आता है, एक पॉइंट ही आता है, वो यहां पर पॉइंट है, सही है। चलो तो देखो, अगर मान लो जैसे ये, अब ये ओरिजिन के साथ कोलिनियर नहीं है तो इसके लिए मैं एक रूल लिख रहा हूं, अगर z1 z2 z3 आर कोलिनियर और कॉम्प्लेक्स स्लोप के फॉर्म में कुछ लिखना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना
Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 या Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का बार। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ओरिजिन का कोई रोल ना हो और Z1 Z2 Z3 कोलिनियर हो तो आप ध्यान दो, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप वही होगा जो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा। Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का बार। हो गया। और अगर ये ट्रू है तो पक्की बात है ये भी ट्रू होगा। ध्यान दो, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 का बार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये ट्रू है तो क्या ये भी ट्रू होगा? बोलो। अगर मैं इसको पॉइंट ए कह दे रहा हूं, इसको बी कह दे रहा हूं, इसको सी कह दे रहा हूं, अगर ए बी और बी सी पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ए बी और ए सी भी तो पैरेलल ही है। और दो पैरेलल लाइंस के लिए यार सेम कॉम्प्लेक्स स्लोप आता है, सेम पॉइंट आता है। अभी मैं इसको मतलब वो डायग्राम से भी दिखा देता हूं सर्कल बना के। ये समझ में आया? अगर Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बार इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बार है तो मतलब तुरंत ये समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और अब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो किसी का भी कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालो यार बराबर ही आएगा। ठीक है, मैं इसके लिए अभी यहां पे बना देता हूं। ठीक है, देखो जैसे यहां पर ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, Z1 यहां पर है, ठीक है, Z2 यहां पर है और Z3 मान लीजिए यहां पर है। तो ये जो सर्कल बना रहा हूं ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है, क्योंकि इसी पर एक पॉइंट मिलना है इसीलिए एक सर्कल बना करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। और Z2 माइनस Z1 इसी पर एक पॉइंट मिलेगा जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ये, ठीक है, और इसी पर एक Z3 माइनस Z1 भी मिलेगा, ठीक है, और इसी पर एक Z3 माइनस Z2 भी मिलेगा, इसी पर कहीं होगा, ठीक है, Z3 माइनस Z2 भी। तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन ये और ये अगर एक लाइन में है तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बार क्या होगा? यही तो होगा Z2 माइनस Z1 अपॉन बार Z2 माइनस Z1। ध्यान दो, ठीक है, दुगना आर्ग्यूमेंट लेकर के एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू मतलब जो एक पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा। और ऐसे ये जो है Z3 माइनस Z1 अपॉन बार Z3 माइनस Z1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ओरिजिन ये और ये कोलिनियर हैं तो पक्की बात है दिस अपॉन दिस बार और दिस अपॉन दिस बार बराबर आएगा। और इसी पर एक और पॉइंट है Z3 माइनस Z2, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो कहीं पर भी हो अगर इसी लाइन पर है तो यही पॉइंट Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बार से भी आएगा। इसीलिए एक ही पॉइंट आने की वजह से वो सब आपस में बराबर है। चूंकि पैरेलल वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जा रहा है इसमें, है ना, और अभी परपेंडिकुलर का भी सॉल्व होगा, इसीलिए Z अपॉन Z बार का नाम, समथिंग अपॉन समथिंग बार का जो नाम है वो कॉम्प्लेक्स स्लोप पड़ गया, ठीक है। चलो बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक रूल है, नाउ वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अगर हमारे पास दो लाइनें हो जाएं, एक Z1 और ये Z2 और यहाँ पर Z3, ठीक है, और ये Z4, दो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास हों तो हम ये आसानी से लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z4 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3 बार। काम खत्म, ठीक है। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं या दो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं दोनों पैरेलल हैं और दोनों पर दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये रिलेशन ट्रू होगा। इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बार इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो बताओ क्या रिलेशन है। या फिर इसके बाद तुमसे कह दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3 निकालो, तुम तुरंत बता देना कि इसके आर्गुमेंट की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। भाई इन दोनों के बीच एंगल क्या है? 0 है ना, तो इसको 0 कह सकते हो या 2n पाई कह दो, है ना, जनरल फॉर्म में ले जाकर 2n पाई कह दो। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया हुआ है 0, π/3, π/2 और π/6 कुछ ऐसा दिया हुआ है, तुरंत 0 पर टिक मार दो, ठीक है। अगर ये सही है तो ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं दो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का जो सम होता है वो 0 आ जाता है।
सम ध्यान रहे, कोई m1 m2 -1 वाला रूल नहीं चल रहा है, सम क्यों होता है सब प्रूफ कर रहा हूं अभी। पैरेलल में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, पैरेलल तो बराबर है, उसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अब देखो परपेंडिकुलर लाइंस में, जैसे ये देखो, ये दोनों लाइन देखो, इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दिस अपॉन दिस बार प्लस दिस अपॉन दिस बार बराबर 0 आता है, ठीक है। इसको एक तो डायग्राम से प्रूफ करेंगे और दूसरा इसको इस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है, मतलब एनालिटिकल तरीके से, इसमें डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम से प्रूफ कर दूं। जैसे मान लो ये 30 डिग्री एंगल है यहां से यहां तक, और ये मान लो 120 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है और ये 120 डिग्री है, तो पक्की बात दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों के आर्ग्यूमेंट में 90 डिग्री का डिफरेंस हुआ। अच्छा, Z1 अपॉन Z1 बार 60 डिग्री पर एक पॉइंट मिलेगा और इस यूनिट सर्कल पे ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, Z2 अपॉन Z2 बार जो है ये 120 डिग्री है, तो 240 डिग्री पर मिलेगा, तो 120 और ये देखो यहां पर इसको हटा के 240 कर देते हैं, गलत लिखा हुआ था, ये 240 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है और 240 डिग्री पर Z2 अपॉन Z2 बार मिलेगा, और वो भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर, मतलब ऑन दिस सर्कल ही मिलेगा, ठीक है, यहां पे और यहां पर, ठीक है। तो ये 240 डिग्री है, तो बच्चों ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो, ठीक है। मैं ज्योमेट्रिकली एकदम प्रूफ कर दे रहा हूं कि ये 0 कैसे आता है। देखो Z1 जो है 30 डिग्री एंगल पे था, तो Z1 अपॉन Z1 बार 60 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एक पॉइंट यहां पर मिला Z1 अपॉन Z1 बार, और ये किस एंगल पे मिला, 60 डिग्री पे मान लो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, 60 डिग्री पे मिला, ठीक है। अच्छा, और जो है Z2 जो है वो 120 डिग्री पर है, तो Z2 अपॉन Z2 बार 240 डिग्री पर, तो इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये 60 होगा ना फिर, ठीक है, ये Z2 अपॉन Z2 बार हुआ। समझ आ रही बात? तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, Z1 और Z2 के एंगल्स में 90 डिग्री का अंतर है, तो दोनों के दुगने दुगने एंगल में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। अच्छा देखो, 15 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 15 और 20 में 5 का डिफरेंस है। अब 15 और 20 का दुगना दुगना कर लो जरा, 15 और 20 का दुगना करोगे तो कितना, 30 और 40 आएगा। 15 और 20 में 5 का डिफरेंस था, और 15 और 20 के दुगने दुगने में, मतलब 30 और 40 में 10 का अंतर है। Z1 Z2 में 90 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों के एंगल्स के दुगने दुगने में 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं होगा, अब 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो है 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एकदम अपोजिट साइड में, जैसे एक a प्लस बी आई है, तो एक दूसरा माइनस ए माइनस बी आई होगा। एक जैसे मान लो 3 + 4 आई है, तो एक -3 - 4 आई है, एकदम अपोजिट साइड में। एक 1 + 7, मान लो 7 + आई है, तो दूसरा वाला एकदम अपोजिट साइड में अगर हो तो -7 - आई, ठीक है, 7 + आई -7 - आई, ठीक है। वो तो मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बता रहा हूं। ऑन द यूनिट सर्कल अगर एक यहां है और एक जस्ट अपोजिट में है, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो इसका रियल और इसका रियल पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी पार्ट भी कैंसिल कर देगा, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z1 बार प्लस Z2 अपॉन Z2 बार 0 आया, तो मतलब Z1 Z2 को जब ओरिजिन से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राफिकल तरीका, मतलब ये ज्योमेट्री से बताने का तरीका। अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूं एक और तरीके से। देखो लेट Z1 बराबर ये है और Z2 बराबर ये है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। Z1 बराबर R1 × e⁻I थीटा, और Z2 बराबर R × e⁻I π/2 + थीटा। मैंने थीटा में π/2 जोड़ दिया, पक्का दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तय हो गई बात की परपेंडिकुलर है, और इसको मैं R2 कर दे रहा हूं, ठीक है। इसका जो है जो मैग्नीट्यूड है वो R1 है, इसका R2 है, इसका थीटा है, तो इसका π/2 + इन दोनों के एंगल में मैंने π/2 का डिफरेंस डाल दिया, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z1 बार प्लस Z2 अपॉन Z2 बार बराबर क्या होगा, e⁻² थीटा। अरे R1 तो कट ही जाएगा, Z1 अपॉन Z1 बार में R1 तो कट ही जाएगा, इसका दुगना ये, और Z2 अपॉन Z2 बार कितना आएगा, इसका दुगना e⁻I, इसका दुगना π+2 थीटा। दोनों को ओपन करके देख लो, 0 आ जाएगा। cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा, cos π+2 थीटा प्लस I sin π+2 थीटा, ये माइनस cos 2 थीटा कट जाएगा, sin 2 थीटा के साथ माइनस sin 2 थीटा कट जाएगा, 0। तो इससे कंफर्म पता चल गया कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम 0 होता है। प्रूफ दोनों तरीके से किया मैंने, ठीक है।
उसको थोड़ा सा एनालाइज करना, देखना, समझना। तो और अगर मान लो जरा सा रह गया, तुम देखोगे, समझोगे, सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये वाले तरीके में तो कोई टेंशन नहीं हुई, पर इस वाले तरीके में तुम्हें सोचना पड़ा कि भाई इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है। जब दोनों का दुगना दुगना करोगे तो ये तो यहां पे आएगा, और ये तो यार उसका दुगना यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डिफरेंस था भाई, किसी भी दो चीज में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो दोनों जो चीजें उसको दुगना दुगना कर दो, तो जो डिफरेंस है वो भी दुगना ही हो जाएगा। पहले 90 डिग्री का डिफरेंस था, जब दुगना दुगना एंगल कर दिया तो 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया। एकदम अपोजिट साइड में दोनों मिलने लगेंगे, ये दोनों एकदम अपोजिट साइड में ओरिजिन के। जब जोड़ोगे ना तो रियल रियल कट जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी कट जाएगा। जितना ऊपर उतना ही नीचे कट जाएगा आई वाला टर्म भी, जितना वो राइट में उतना ही लेफ्ट में, तो वो रियल वाला पार्ट भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि दो परपेंडिकुलर, we can say that the sum of complex slopes of two perpendicular lines is always equal to 0, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों बताओ, इसमें अगर ये लाइन सीक्वेंस, दो लाइन सीक्वेंस दिया हुआ है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो जल्दी से बताओ क्या रिलेशन ले सकते हैं। z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बार प्लस z3 माइनस z4, z3 माइनस z4 भी ले सकते हैं और z4 माइनस z3 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऊपर लिखा रहेगा उसी का बार नीचे, ठीक है। हो गया सीधा सीधा। और अगर ये दिया हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान दो, जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट z4 देखो, और आर्ग्यूमेंट में भी क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहले वाला। याद करो, आर्ग्यूमेंट में तुम लोग को पढ़ाया था, तुम लोगों ने बहुत मजा लिया था। एंटी क्लॉकवाइज बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन पहले वाला ना, ये कॉम्प्लेक्स ये वाला z4 माइनस z3, ठीक है। तो एंटी क्लॉक बाद में क्या मिला, z4 माइनस z3, और पहले क्या था z2 माइनस z1, तो ये पाई बाई 2। अगर ये ट्रू है तो वो ट्रू है, और वो ट्रू है तो ये ट्रू है। अब इसके बाद क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए और ऑप्शन में वो सब लिखा हो, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इससे डायग्राम में घुसो, डायग्राम से ये आंसर निकाल दो, या ये दिया हो तो इससे डायग्राम में घुसो, डायग्राम को बीच में जरूर कर दो। अगर ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हो तो इससे तुम डायग्राम में घुसो, डायग्राम से तुम यहां आ जाओ, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सही होने पर ट्रू है, मतलब वो सही है तो ये सही है, ये सही है तो वो सही है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों आज मैंने तुम लोगों को रोटेशन फार्मूला और कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में जानकारी दी। अब मैं इन्हीं दोनों का यूज कर करके ज्योमेट्री में ढेर सारी चीजें करने जा रहा हूं, और अब मैं इसके बाद तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा। इन दोनों में बहुत ज्योमेट्री है और इसके बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, आते रहते हैं लगातार, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों हो जाए, नहीं तो जितना हो जाएगा मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।